चलिए, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं आप सभी के साथ, हमने स्टार्ट करी है भैया। क्या आपका पेपर नंबर 3 कौन सा है? हमने बोला कि हम बात कर रहे हैं भैया सी ए इंटर का जो पेपर नंबर 3 है उसका नाम है भैया टैक्सेशन। क्या नाम है? टैक्सेशन। और इस टैक्सेशन के पेपर में हम पढ़ने वाले हैं क्या? डायरेक्ट टैक्स जो कि है 50 नंबर का, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी, ये भी 50 नंबर का है। तो टोटल हो गए भैया 100 नंबर। 100 नंबर में हमने क्या बात करी कि भैया डायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ने वाले हैं क्या? इनकम टैक्स। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में हम बात करेंगे किसके साथ? जीएसटी के साथ। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए भैया? 100 नंबर आपके यहाँ पर टोटल हो गए। ठीक है। एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रख लेना कि आपके पास जीएसटी में लगभग 3 नए चैप्टर जुड़े हुए हैं। ठीक है। जीएसटी तो पहले अगर मैं ओल्ड रिजिम के बारे में बात करूँ ना, तो ओल्ड में क्या था? ओल्ड में जो आपका डायरेक्ट टैक्स था वो था भैया 60 नंबर का। अब ये 60 से कहाँ पर पहुँच गया? 50। सिलेबस उतना ही है जितना पहले था। और आईडीटी जो था भैया 40 नंबर का, 40 से पहुंच गया कितने नंबर में? 50। और इसमें 3 नए सिलेबस आपके जुड़ गए हैं। टोटल हमें इतना समझ में आ गया। हमको भैया क्या करना है? हमें पहले भैया टैक्सेशन को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना है, डेली उसकी रिवीजन करनी है, और लास्ट में मैराथन रिवीजन भी हमको करनी है। ठीक है। रिवीजन इज द की। आगे बढ़ते हैं। तो भैया टैक्सेशन को कोई मुझसे बोले तो मैं टैक्सेशन को बड़ी ही सिंपल तरीके से मैं समझा सकता हूँ कि मैंने कहा भैया टैक्सेशन क्या है। अगर आपको टैक्सेशन बढ़िया ढंग से आता है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि भैया आपको लॉ की अच्छी ढंग से जानकारी होनी चाहिए। किसकी भैया? लॉ की, इनकम टैक्स लॉ की। और साथ में आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अगर आपको करना आ गया तो समझ लीजिए आप टैक्सेशन में बढ़िया काम कर रहे हैं। और वैसे भी जो सी ए सारा गेम है वो है किसका भैया? प्रैक्टिस का। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। इनकम टैक्स की स्टार्टिंग करने से पहले हम बात करते हैं कि भैया ये टैक्स क्या होता है, क्या है ये टैक्स। तो एक चीज़ को याद रखो। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि एज पर द अथॉरिटी ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब आप देखोगे तो वहाँ पर लॉ को डिफाइन करा गया है। किस तरीके से टैक्स को किस तरीके से डिफाइन करा गया? तो लिखा हुआ कंपलसरी चार्ज लेविड बाय गवर्नमेंट। क्या बोला हुआ? टैक्स को बोला कि भैया टैक्स क्या है? एक कंपलसरी चार्ज है। क्या है भैया? टैक्स एक कंपलसरी चार्ज है जो किसके द्वारा लगता है? लेविड बाय गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किया जाता है। लेविड बाय अस एज पर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लेना कि टैक्स के बारे में मैंने क्या बात करी गई कि एज पर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आप समझ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिमाग में ध्यान आ जाना चाहिए कि टैक्स क्या है भैया? एक को बोला कंपलसरी चार्ज है। टैक्स क्या है? कंपलसरी चार्ज। अगर आपने टैक्स इवेजन करने की कोशिश करी, कंपलसरी चार्ज से यहाँ पे समझना भैया, अगर आपने टैक्स इवेजन करने की कोशिश करी, चोरी करने की कोशिश करी, तो भैया आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती है, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, आप जेल भी जा सकते हो। तो टैक्स को समझ लेना भैया क्या है? कंपलसरी चार्ज है। किसके द्वारा लगाया जाता है? लेविड बाय द गवर्नमेंट। कैसे लगेंगे? एज पर लेविड बाय द गवर्नमेंट एज पर अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर आपने टैक्स इवेजन करा, चोरी करी, तो क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी? बिल्कुल लग सकती है। प्रोसिक्यूशन हो सकता है, आप जेल जा सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। और एक और चीज़ आप साथ में समझना, हम टैक्स प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? लॉ का इस्तेमाल करते हैं। लॉफुली टैक्स सेव हम जब करते हैं, लॉफुली जब हम टैक्स सेव करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हम टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? वाई टैक्स। ठीक है। तो वाई टैक्स में भैया सरकार टैक्स क्यों लगा रही है? सरकार टैक्स लगा रही है टू इनकर एक्सपेंडिचर फॉर द पब्लिक वेलफेयर। सरकार टैक्स इसलिए लगा रही है क्योंकि भैया सरकार को क्या करना है? एक्सपेंडिचर करना है। किस लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करना है। समझ में आया? सरकार टैक्स क्यों लगा रही है? वाई टैक्स टू इनकर एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक
वेलफेयर, सरकार को क्या करना है भैया, एक्सपेंडिचर करना है, किस लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। पब्लिक के वेलफेयर में क्या क्या आएगा, पब्लिक के वेलफेयर में आने वाला है भैया, हेल्थ में खर्चा करती है सरकार, एजुकेशन पे करती है, डिफेंस में करती है, लॉ एंड ऑर्डर पे करती है, कोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। इसको आप इस तरीके से समझ लो कि भैया ये होगी आपके पास कौन, गवर्नमेंट। ये हो गया, सपोज करते हमने कहा ये जो टैक्स है ये सरकार के लिए एक सोर्स है। उसके बाद सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। समझ में आ गया। तो टैक्स क्या हो गया, सरकार के लिए रेवेन्यू का सोर्स हो गया। उसके बाद सरकार क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। बीच में कौन हो गया, गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर किस लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। टैक्स में आपको पता ही है, सरकार डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। क्या करती है भैया, आपने कहा सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट करती है टैक्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड बार बार आएगा भैया, लेवी। तो लेवी मीन्स क्या होता है, टैक्स, इम्पोज। टैक्स लगाने को हम बोलते हैं लेवी। किसके द्वारा लगाया जाता है, तो भैया टैक्स यहाँ पर आपने ये वाली डेफिनेशन दिमाग में आपके बैठी गई कि टैक्स क्या है, कंपलसरी चार्ज है लेविड बाय द गवर्नमेंट एज पर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, एज पर द अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा लगाया जाता है। कोई मुझसे पूछ ले भैया कितने टाइप्स के टैक्स है, तो मैंने कहा भैया दो टाइप के, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। एक टैक्स कौन सा हो गया, मैंने कहा भैया एक टैक्स है मेरे पास डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा है भैया, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाएगा, लेवी एंड इम्पैक्ट बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन। ध्यान से इस चीज़ को समझना। डायरेक्ट टैक्स में क्या कहा गया कि डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन में वो बोल रहे हैं कि भैया जो लेवी है, जो टैक्स लगेगा और जो उसका इम्पैक्ट होगा, मतलब जो उसका इम्पैक्ट मतलब जो उसका बर्डन होगा वो किसी एक ही पर्सन पर होने वाला है। जैसे कि क्या, इनकम टैक्स। समझ में आया। इनकम टैक्स आप ही की इनकम पर लगेगा, जितना आप इनकम कमाओगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लग भी आप पे रहा है, इम्पैक्ट भी आप ही पे ही होने वाला है। तो डायरेक्ट टैक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है कि लेवी एंड इम्पैक्ट मतलब बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन। एग्जाम्पल क्या, इनकम टैक्स। जैसे कि हमने कहा, मान लो ये आपके पास सुंदर प्यारा कौन है, राजू। राजू ने 2022-23 में कितने रुपए कमाए, हमने कहा भैया 10 लाख रुपए कमाए। कितने, राजू की जो इनकम है 2022-23 की, ये क्या है भैया, इनकम। राजू ने कितना जो पैसा कमाया, हमने कहा भैया इसने 2022-23 में 10 लाख रुपए कमाए। हमने कहा ठीक है राजू, बहुत बढ़िया। तो इनकम टैक्स कितना लगेगा, जो इनकम टैक्स जो लगेगा वो तो छोड़ो, इनकम टैक्स जो लगेगा वो किस पे लगेगा, राजू पे। बर्डन कौन झेलने वाला है, इम्पैक्ट किस पे होगा, राजू पे। तो ये अगर ऐसा तुमको है तो हमने बोला ये क्या है भैया, डायरेक्ट टैक्स है। समझ में आ गया। ये राजू है, ये राजू की इनकम है 2022-23 की। तो हमने कहा इसकी इनकम पर क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। किस पे लेवी होगा भैया, राजू पर। बर्डन भी किसके ऊपर है, राजू पर ही है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा कौन सा है भैया, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जो लेवी एंड इम्पैक्ट ऑन अ डिफरेंट पर्सन, ध्यान से समझो। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि जो इसका आपने डायरेक्ट में देख लिया था कि जो लेवी था और जो इम्पैक्ट था वो एक ही पर्सन पर था। लेकिन जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा जो इसका लेवी है और जो इसका इम्पैक्ट मतलब जो इसका बर्डन है वो किस पे होगा, वो डिफरेंट पर्सन पर होगा, अलग पर्सन पर होगा। समझ में आ गया। ऐसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो किस तरीके से ये आपके पास राजू है। ये कौन है, राजू। राजू ने एक शर्ट बेची, किसको, शाम को। ध्यान से समझना, इसने शर्ट सोल्ड करी किसको, शाम को। राजू ने कमीज बेची किसको भैया, शाम को। कितने रुपए की, 1500 रुपये की। ठीक है। सरकार ने कहा राजू को कि भैया हम आपके ऊपर जीएसटी लेवी करेंगे, हम आपके ऊपर जीएसटी लगाएंगे शर्ट में 12% के हिसाब से। ध्यान से समझना। सरकार ने किसको कहा, क्या शाम को कहा, नहीं भैया नहीं, शाम को नहीं कहा। सरकार ने राजू को कहा कि राजू हम आपके ऊपर जीएसटी लगाएंगे, कितना, 12% के हिसाब से। अब राजू और शाम के बीच की बात सुनो। राजू ने क्या करा कि 1500 रुपये की तो शर्ट बेची ही बेची,
प्लस उसमें 12% के हिसाब से जीएसटी ऐड कर दिया, टोटल 180 हो गया। तो वन कितना आ रहा, 1680 शाम इनको देंगे। समझ में आ गया। इन्होंने क्या करा कि जो इन पे जो जीएसटी लगी थी इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, अपना बर्डन क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, शाम के ऊपर। शाम इनको कितने रुपए देंगे, 1680 रुपये देंगे। कितना, 1680, कितना, 1680। इस 1680 में से ये अपने पास राजू कितने रुपए रखने वाले हैं, 1500 रुपये, और जो 180 रुपये किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को। ठीक है। तो यहाँ से आप समझे, आपने कहा कि जो भैया जो जीएसटी है, आपने कहा कि भैया जो क्या है जीएसटी, आपने कहा जो क्या है भैया जीएसटी, तो जीएसटी लेविड किसके ऊपर हो रहा है, लग किसके ऊपर रहा था भैया, राजू के। सरकार ने किसके ऊपर लगाया था, डायग्राम में देखो, ये आपके पास सरकार है, गवर्नमेंट है, किसके ऊपर जीएसटी लगाया भैया, राजू के ऊपर। लेकिन राजू ने उसका इम्पैक्ट और बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, श्याम के ऊपर। किसके ऊपर भैया, शाम के ऊपर बर्डन ट्रांसफ़र हो गया। समझ में आया। यहाँ पर हमको पता है कि जो भैया जो राजू है वो कौन है भैया, सप्लायर है, जो श्याम है वो कौन है भैया, रिसिपेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर लिखा हो श्याम पे टैक्स इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ध्यान से समझो, श्याम ने यहाँ पे टैक्स तो पे कराई है ना, श्याम ने यहाँ पे सरकार को टैक्स तो पे कराई, लेकिन डायरेक्टली नहीं करा, ऐसे नहीं करा, बल्कि इनडायरेक्टली करा है। पहले राजू के पास गया, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट के पास गया। ठीक है। आगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ और बातें हम जान लेते हैं। देखो डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ और बातें क्या लिखी हुई हैं। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, इसमें हमने चर्चा कर ली है ना। यही तो हमने बात करी थी डायरेक्ट टैक्स में कि जो भैया वो लेवी वो लगेगा भी, इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स उसी पे ही लगेगा, और जो उसका इम्पैक्ट होगा, बर्डन होगा, वो भी एक ही पर्सन पर होगा, है ना। तो यही वाली बात यहाँ पर कर दी गई कि जो उसका जो इंसिडेंस होगा, जो इम्पैक्ट होगा ऑन द सेम पर्सन होगा, जो असेसी होगा, जो कौन होगा, असेसी हिमसेल्फ। समझ में आ रहा है। बियर सच टैक्सेस, अगर मान लो कि मेरी इनकम पे अगर टैक्स लग रहा है तो उस टैक्स को देने की जिम्मेवारी किसकी है भैया, मेरी है। ठीक है। और जब हम अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं ना, तो आपको क्या दिखेगा, लोगों के चेहरे पर दुख दिखेगा। वो बोलेंगे पैसा हम कमा रहे हैं और हमारी इनकम का कुछ पार्ट हमको किसको देना पड़ रहा है, सरकार को देना पड़ रहा है। तो ऐसा करने पर क्या होगा, पिंचेस होता है किसको भैया, टैक्स पेयर को। यही वाली बात लिखी हुई। और कोई हमसे पूछ ले कि भैया ये जो डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हम इनकम टैक्स की बात करें, काय पे लग रहा है, तो हमने कहा इनकम टैक्स पर, मतलब आपकी इनकम पर लग रहा है ना। जैसे कि जो इनकम टैक्स है वो किस पे लगता है, वो लगता है भैया आपकी इनकम के ऊपर। जितनी आप इनकम कमाओगे उसी के ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में। डायरेक्ट टैक्स समझे तो इंसिडेंस और जो इसका इम्पैक्ट है वो सेम पर्सन पर लगता है। असेसी हिमसेल्फ जो रहेगा वही इसका बियर करेगा, क्या वो इन टैक्सेस को बियर करेगा, और वो उसको भैया पिंचेस भी करते हैं टैक्स पेयर को। क्यों, क्योंकि हमारे इनकम का ही तो पार्ट है इनकम टैक्स। किस पे लगता है, इनकम पर। तो मैंने बता दिया जैसे कि इनकम टैक्स से किस पे लगेगा, इनकम पर लगेगा। और एक और चीज़ याद रखना भाई, जो इनकम टैक्स होता है आप उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया इनकम टैक्स होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। कैसा, प्रोग्रेसिव इन नेचर। ध्यान से इस चीज़ को समझो, जिसका मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब है कि आपको हायर टैक्स आर लेविड ऑन पर्सन, आप पे ज़्यादा टैक्स लगेगा लेविड ऑन पर्सन। किस पे, जिनकी अर्निंग हाई है। समझ में आया, जिनकी हाई अर्निंग इनकम है, और वाइस वर्सा। ध्यान से समझो, जिसकी इनकम ज़्यादा उस पे टैक्स ज़्यादा, जिसकी टैक्स का रेट ठीक है, या बाद में हम डिटेल में हम देखेंगे। जिसकी इनकम ज़्यादा उस पे टैक्स का रेट भी ज़्यादा, जिसकी इनकम कम उसमें टैक्स का रेट भी कम। अगर इस तरीके की हम बात करें तो इसका मतलब है प्रोग्रेसिव इन नेचर हम बात कर रहे हैं। समझ में आया, इनकम बढ़ेगी टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। इसका मतलब है प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज हायर टैक्स आर लेविड ऑन द पर्सन अर्निंग हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया। इनकम बढ़ी टैक्स रेट बढ़ा। जैसे आपकी इनकम जब 2.5 लाख रुपए थी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। इनकम अगर आपकी प्लस और 2.5 लाख हो गई तो आपको 5% देना है। फिर अगर और 5 लाख बढ़ गई तो आपको 20% देना है, और अगर और बढ़ गई तो आपको 30% देना है। तो आपने इसको देख रहे हो, इनकम बढ़ रही है,
टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही, टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। इस तरीके की अगर बात हुई तो भैया समझ लो कि भैया कैसा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। कैसा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे कि क्या होता है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स एक क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। इंसिडेंस और जो इसका इम्पैक्ट है वो किस में पड़ेगा, एक ही सेम पर्सन पर पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ वो है भैया क्या आपके पास है इनडायरेक्ट टैक्स। पहला था डायरेक्ट टैक्स, अब हम बात कर रहे हैं किस पे, इनडायरेक्ट टैक्स में। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जो इसका जो इंसिडेंस है और जो इसका इम्पैक्ट है फॉल ऑन द टू डिफरेंट पर्सन पर पड़ेगा। ध्यान से समझो, मैंने अभी चर्चा भी करी थी यहाँ पर, ये जब जीएसटी आपको समझा रहा था, है ना, ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो इसका इंसिडेंस है और जो इम्पैक्ट है फॉल ऑन द टू डिफरेंट पर्सन पर पड़ने वाला है। जैसे कि टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी हु पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन। ध्यान से समझो, टैक्स को क्या करा जा सकता है, रिकवर्ड करा जा सकता है। किस केस में, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को ये वाली बातें समझना चाह रहे हो तो आपके दिमाग में ये वाला एग्जाम्पल है राजू और शाम वाला आना चाहिए। जब राजू ने शाम को शर्ट बेची थी 150 रुपये की और उसमें 180 रुपये का जीएसटी था। ठीक है, अच्छा क्या लिखा हुआ है कि जो इंसिडेंस और जो इम्पैक्ट है वो टू डिफरेंट पर्सन पर पड़ता है। इसका टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द असेसी से रिकवर्ड किया जाता है हु पासेस सच बर्डन टू द अनदर पर्सन। तो जो सरकार जो टैक्स को रिकवर्ड करेगी वो तो असेसी से ही करेगी, लेकिन असेसी क्या कर देगा, अपने इस बर्डन को पास कर देगा, अपने जो उसका जो टैक्स का जो बर्डन है उसको पास कर देगा किसी दूसरे पर्सन को। समझ में आ गया। और ये किस में लगता है, याद रखना, जो आपके पास जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस में लग रहा है भैया, वो लेविड हो रहा है किस में, गुड्स में और सर्विसेज में। किस में, गुड्स में और सर्विसेज में लेविड होता है। एग्जाम्पल आपको पता ही है भैया जीएसटी, एग्जाम्पल आपको पता ही है भैया कस्टम ड्यूटी। ठीक है, और ये इसका जो नेचर है, इसका नेचर है भैया क्या, रिग्रेसिव नेचर है। कैसा नेचर है, रिग्रेसिव इन नेचर। किसका नेचर है रिग्रेसिव, अरे इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर है रिग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है, रिग्रेसिव। भैया रिग्रेसिव का मतलब क्या है, तो रिग्रेसिव का मतलब है कि टैक्स रेट इज सेम। ओ माय गॉड, टैक्स रेट क्या है भैया, सेम है। क्या है, सेम। समझ में आ गया। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या है कि जो टैक्स रेट है भैया वो कैसे हैं भैया, वो सेम है इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर इनकम। मतलब डायरेक्ट टैक्स में याद आ रहा तुमको, डायरेक्ट टैक्स में मैंने क्या समझाया था कि डायरेक्ट टैक्स का प्रोग्रेसिव इन नेचर था, इनकम बढ़ेगी टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी ओर जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो उससे इनकम से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपकी इनकम कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लग किस में रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज में लग रहा है। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब है कि टैक्स रेट भैया सेम है चाहे कोई भी खरीदे। अगर आप मान लो कि मैंने कहा कि आपकी इनकम है मान लो 1 करोड़ रुपए, मेरी है मान लो 10 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर ये शर्ट आप परचेस करोगे आपको भी 3,000 की पड़ेगी और मुझको भी 3,000 की पड़ेगी। जो जीएसटी मैं पे करूँगा वही जीएसटी आप पे करोगे, इनकम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब है रिग्रेसिव इन नेचर। समझ में आ गया। टैक्स रेट है सेम फॉर एवरी वन। तो जो टैक्स रेट है भैया वो कैसा है, सेम है हर एक के लिए। टैक्स रेट कैसा है, हमने कहा टैक्स रेट हर एक के लिए भैया सेम है। कैसा है, हर एक के लिए सेम है। ठीक है, रिग्रेसिव समझ में आ गया। आगे हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे इनकम से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब मैंने कहा जो डायरेक्ट टैक्स है, जो क्या है डायरेक्ट टैक्स, वो किस पे लगता है भैया, इनकम पर लेवी होगा। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो लेवी किस पे होता है भैया, इनकम पर। हैंस नो इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन। इस पॉइंट को आप इस तरीके से समझो, डायरेक्ट टैक्स याद रखना किस पे लग रहा है, इनकम पर, तो उसके वजह से इन्फ्लेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन पर कोई भी प्रभाव, किसी भी तरीके का इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर मैं अगर जीएसटी के बारे में बात कर लूँ, आईडीटी में मैंने अगर जीएसटी के बारे में बात करा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। जैसे कि सपोज करते हैं, मैंने कहा कि मान लो ये शर्ट कितने रुपए की थी, आपने कहा कि जो भैया ये जो शर्ट थी ये थी भैया कितने रुपए की, 300 रुपये की, मान लो 3,000 की। अब जब इसमें जीएसटी लग गया 360 रुपये, अब ये शर्ट पहुंच गई कितने की, 3,360 की। तो महंगाई बढ़ गई ना, इन्फ्लेशन बढ़ गया ना। तो हम बोले कि जो भैया जीएसटी है, जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है और इसके वजह से क्या होता है भैया, इन्फ्लेशन होता है। ये इन्फ्लेशन को लीड करेगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया क्या है भैया? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल एक बात देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या आपको दिखेंगे भैया? प्रियम्बल दिखेंगे, 22 पार्ट्स दिखने वाले हैं, तब 444 आर्टिकल्स दिखेंगे, 12 शेड्यूल आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 265 है, ध्यान से समझो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 265 है, अब याद करना है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है। आर्टिकल 265, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 265 वो क्या बोल रहा है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश करो। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, फिर क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भैया आप कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकते, कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ? कोई भी टैक्स लेवी और कलेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसको छोड़कर? अथॉरिटी ऑफ लॉ को छोड़कर। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो क्या बताता है? नो टैक्स शैल बी लेविड, आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते और कलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप लेवी कर सकते हो, ना ही आप कलेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऐसा कहाँ लिखा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। फिर एक और आर्टिकल देखो, 246। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ भैया, आर्टिकल 246 के बारे में। कौन सा? 246 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 246 आपको दिख रहा है, आर्टिकल 246। इसमें क्या है? इसमें आपको 3 तरीके की लिस्ट दिखने वाली है। एक यूनियन लिस्ट दिखेगी, स्टेट लिस्ट दिखेगी और कंकरेंट लिस्ट दिखेगी। आर्टिकल 246 में 3 तरीके की लिस्ट है। एक यूनियन लिस्ट है भैया, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। ध्यान से समझना, यूनियन लिस्ट में क्या है? लॉ मैटर्स ऑन विच पावर टू मेक लॉ इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में कोई आपसे पूछ ले भैया यूनियन लिस्ट में क्या है, तो मैंने कहा यूनियन लिस्ट में वो लॉ के मैटर्स हैं जहाँ पर पावर किसके पास है, जहाँ पर पावर, कानून बनाने की पावर किसके पास है, कानून बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है भैया पावर। समझ में आ गया? हमने कहा आर्टिकल 246 में कितनी लिस्ट? 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या है भैया? यहाँ पे वो लॉ मैटर्स हैं जिसमें पावर किसके पास है भैया? कानून बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दूसरी लिस्ट कौन सी हो जाएगी? स्टेट लिस्ट हो जाएगी। स्टेट लिस्ट में क्या है? ऑन विच द पावर टू मेक लॉ इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। किसके पास है भैया पावर? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है जी। ये कौन सी लिस्ट हो जाएगी? स्टेट लिस्ट हो जाएगी। तीसरी आ जाएगी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? जो भी लॉ मैटर्स है ऑन विच पावर्स टू मेक अ लॉ इज विद, दोनों के पास है। कानून बनाने की पावर दोनों के पास है, मतलब कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पास है और स्टेट गवर्नमेंट के भी पास है। अब समझ में आ गया? ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 246 में। और आर्टिकल 265 में क्या बात थी? आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थी, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 246 समझ में आ गई, यूनियन लिस्ट समझ में आ गई, स्टेट लिस्ट समझ में आ गई। यूनियन लिस्ट में कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाएगा भैया? दोनों ही, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के। अगर कोई मैटर है जिसमें मान लो दोनों का ही लॉ आपस में टसल हो गई, कोई लॉ है, मतलब कोई मैटर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया, तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। दोनों में लड़ाई होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ में, तो कौन सा जीतने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही जीतेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो टैक्स का मैटर है ना भैया, वो याद रखना, टैक्स का मैटर सरकार ने, मतलब पहले से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही टैक्स के मैटर को कहाँ पर रखा हुआ है भैया? सेंट्रल लिस्ट में भी है और स्टेट लिस्ट में भी है। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स का मैटर नहीं है, याद रखना। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स का मैटर नहीं है। आपको टैक्स के मैटर कहाँ देखने को मिलेंगे? सेंट्रल लिस्ट में देखने को मिलेंगे और स्टेट की लिस्ट को देखने को
मिलेंगे क्या? कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलेंगे? आंसर है नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब एंट्री नंबर 82 है किसकी? यूनियन लिस्ट की। जो यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 82 है उसमें क्या बात करी गई है? तो उसमें बोला हुआ इनकम टैक्स लेवी ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। किसके बारे में बात हो रही है एंट्री नंबर 82 में? जो यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 82 है, कौन सी 82? याद रखना, ये क्या बोलता है कि इनकम टैक्स किस में लेवी होगा? इनकम पे। इनकम टैक्स किस पे लेवी होगा? इनकम पर। किसको छोड़कर? अदर देन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है भैया वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब आप बोलोगे भैया कौन सी लिस्ट में? तो लिस्ट सेकंड पर है। लिस्ट सेकंड मतलब ये स्टेट की जो लिस्ट है ऑन विच द पावर टू मेक अ लॉ इज विद द स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया हुआ, ठीक है। कि अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाना है तो कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, क्योंकि हर एक जगह पर हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर अलग अलग तरीके से होता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, ठीक है। और लगभग हर एक गवर्नमेंट, लगभग सारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को क्या करा हुआ है? एग्जेम्प्ट करा हुआ है। क्या करा हुआ? एग्जेम्प्ट करा हुआ। एग्जेम्प्ट करने का मतलब है कि नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, आप उसको इनकम पर इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कौन लगाएगा? हमने कहा भैया स्टेट गवर्नमेंट। और सारी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को क्या करा हुआ? एग्जेम्प्ट करा हुआ। एग्जेम्प्ट करने का मतलब है नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, इनकम पर आप इंक्लूड नहीं करते हो। फिर हम बात करें भैया डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब होता है डिडक्शन अलाउड फ्रॉम इनकम, कि अब आप अपनी इनकम को कितना कम कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी इनकम होगी आप उसमें से डिडक्शन को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो जो बच जाएगा आपके पास। समझ में आया? जो भी आपकी क्या होगी? इनकम होगी, इनकम में से आप डिडक्शन को माइनस कर दोगे तो जो आपके बारे रिमेनिंग बच गया। तो डिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन अलाउड फ्रॉम इनकम, इनकम से हमको कितना रिडक्शन अलाउड हो रहा है, ठीक है जी। आगे हम बात करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज। इसमें क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज। देखो इसमें ना बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे कि एग्जेम्पशन का क्या मतलब है, डिडक्शंस का क्या मतलब है, बाद में हमने बहुत डिटेल में बात करनी है। फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझते हो हम चल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज। तो देखो क्या होगा कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। याद रखना एडमिनिस्ट्रेशन को समझोगे, टैक्स लॉज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से है। तो हमने बोला भैया मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक भैया डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। समझ में आई बात? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इस डिपार्टमेंट में आपको दो बोर्ड दिखने वाले हैं। एक है सीबीडीटी, जिसको आप सीबीडीटी के नाम से जानते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी के आप नाम से जानते हो। दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी। समझ में आ गया? दिमाग में इस चीज़ को बैठाओ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कितने डिपार्टमेंट ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आपको दो बोर्ड देखने को मिलेंगे, एक सीबीडीटी देखने को मिलेगा और एक सीबीआईसी देखने को मिलेगा। जो सीबीडीटी है उसका नाम है भैया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और जो सीबीआईसी है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। याद रख लो इनको पहले, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी और है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी। तो सीबीडीटी किस लिए है भैया? सीबीडीटी है भैया डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, याद रहेगा। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किसके लिए है भैया? डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स किसके लिए? इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। समझ में आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ समझ में आया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समझ में आया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वो समझ में आ गया। एक का नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, दूसरे का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी। तो सीबीडीटी के लिए दिमाग में क्या आ रहा है भैया? डायरेक्ट टैक्सेस आ रहा है, और सीबी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इनकम टैक्स का लॉ है वो किस तरीके से है। इनकम टैक्स का लॉ भैया पास होगा कहाँ से भैया? पार्लियामेंट से। वहाँ पर वोटिंग होगी और मेजोरिटी से पास हो जाएगा। और जो भी उसका जो कंप्लाइंस चेक है, ये क्या था? इनकम टैक्स लॉ, पार्लियामेंट, वोटिंग, मेजोरिटी। हम समझ के कंप्लाइंस चेक में क्या है कि इनकम टैक्स करेक्टली पेड और नॉट। अच्छा, इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से कंप्लाइंसेस को हम उसमें चेक करते हैं? तो हम उसमें जैसे कि हम उसमें चेक करते हैं कि जो इनकम टैक्स वो करेक्टली पेड करा गया है या फिर नहीं पेड करा गया है, या फिर जो इनकम टैक्स में जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उनको कंप्लाइंस किया गया है या नहीं किया गया है, इस तरीके की बातें, ठीक है। बोर्ड हमने समझ लिए भैया, कितने बोर्ड है? हमने कहा भैया बोर्ड है हमारे पास दो हो गए।
कितने बोर्ड्स हो गए? दो हो गए। एक हो गया सीबीडीटी हो गया जो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, और सीबीआईसी हो गया जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं भैया इनकम टैक्स के लॉ में क्या क्या आएगा। ध्यान से समझना, लॉ और एक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आप बोलो इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहला क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। इनकम टैक्स के रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962। फाइनेंस एक्ट 2023। फाइनेंस एक्ट 2023। नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स, फिर जुडिशियल डिसीजंस, और ये सीए फाइनल पर है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसको इतना तो समझ ही लो, इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। 1 2 3 4 5। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ना है, जो अमेंडमेंट हुआ हो एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023, यही हमारे लिए रिलीवेंट है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 2023 हमारे एग्जामिनेशन के लिए रिलीवेंट है, अगर आप मई 24 और नवंबर 2024 पर अपना एग्जाम दे रहे हो तो इनकम टैक्स लॉ में आप समझ गए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 समझ गए एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023। इनकम टैक्स रूल 1962। फाइनेंस एक्ट 2023। नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स और जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर देखते हैं, मैंने बात करी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023। इसमें क्या दिखेंगे आपको? प्रोविजन दिखेंगे भैया। किस बात के प्रोविजन दिखेंगे? इनकम से रिलेटेड प्रोविजन दिखने वाले हैं आपको, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या होते हैं भैया? प्रोविजंस होते हैं कि इसके रिलेटेड प्रोविजंस होंगे, इनकम के रिलेटेड प्रोविजन होंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 समझ रहे हो, एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023। कैसे कैसे होंगे? मतलब इसमें देखा जाएगा कि आपको कौन सी इनकम को इंक्लूड करना है, किसको आपको एक्सक्लूड करना है। एग्जेम्पशन के बारे में बात होगी, डिडक्शंस के बारे में बात होगी, टैक्स का कंप्यूटेशन किस तरीके से करना है, रिटर्न ऑफ इनकम किस तरीके से हो, किस तरीके से हम फाइलिंग करेंगे, कितनी पेनल्टी लग सकती है, प्रोसिक्यूशन होगा तो किस तरीके से होगा, कितना होगा, ये सब बातें कहाँ पर होगी आपको? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस पर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे नेक्स्ट हमको देखना है कि भैया प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। ध्यान से समझो, पहला चीज होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लगने वाले जो इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है वो कहाँ पर अप्लाई होंगे? पूरे भारत पर लगने वाले हैं। इफेक्टिव कब से हुए थे? 1/4/1962 से। देखो एक्ट कब का है? एक्ट है 1961 का। और कोई आपसे पूछे केम इन टू फोर्स कब हुए, तो इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/1962। सेक्शन 1 से लेके 298 तक है। कितने सेक्शन? 1 से लेके, सेक्शन कहाँ से लेके? 1 से लेके 298 तक है। शेड्यूल 1 से लेके 14 तक है, 1 to 14। प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स समझ में आ रहा है। होल ऑफ इंडिया समझ में आ गया। इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/1962 समझ में आ गया। कितने सेक्शन? 1 to 298 समझ में आ गया। शेड्यूल कितने? 1 से लेके 14 तक। और इसमें क्या चीज़ है? इसमें हम डिटरमाइन करेंगे भैया, डिटर्मिनेशन होगा किसका? टैक्सेबल इनकम का, ठीक है। मैं प्रोविजंस बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की जो प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम डिटरमाइन करते हैं टैक्सेबल इनकम को। किसको हम डिटरमाइन करते हैं? टैक्सेबल इनकम को हम डिटरमाइन करते हैं। हम टैक्स लिएबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। हम प्रोसीजर देखते हैं फॉर असेसमेंट। असेसमेंट का प्रोसीजर किस तरीके से होगा। अपील्स के बारे में बात होगी, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस के बारे में बात होगी, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, इन सब के बारे में बात होने वाली है। ये सब हम देखते हैं। समझ में आया? तो कुछ कुछ बातें जो दिमाग में बैठानी है वो क्या है? जो इनकम टैक्स की जो प्रोविजन है आप बोलोगे पूरे होल ऑफ इंडिया पर लगते हैं। इफेक्टिव कहाँ से? 1/4/1962 से। सेक्शन 1 to 298 याद रखना, और शेड्यूल 1 to 14 याद रखना। डिटर्मिनेशन किस चीज़ का होता है? टैक्सेबल इनकम का ये डिटर्मिनेशन करते हैं। टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम असेसमेंट, इनकम का असेसमेंट हम किस तरीके से करें, उसका प्रोसीजर आपको यहाँ से पता चलेगा। अपील्स किस तरीके से करनी है वो यहाँ पर पता चलेगा। पेनल्टीज कितनी लग सकती है, प्रोसिक्यूशन किस तरीके से हो सकता है, प्रोसिक्यूशन मतलब जेल, ठीक है। और पावर और ड्यूटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटी के क्या पावर है, क्या उनकी ड्यूटीज है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल्स। देखो पहला मैंने क्या बताया था, पहला जो तुम्हारे पास था वो था भैया इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो पहला था, पहला क्या था?
इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा तुम्हारे पास क्या है, दूसरा तुम्हारे पास भैया इनकम टैक्स रूल 1962। दूसरा कौन सा है, सेकंड वाला इनकम टैक्स रूल्स 1962। दूसरा कौन सा है भैया, रूल्स है, ठीक है, कब के, 1962 के। रूल्स एक्ट कंप्लाई, ध्यान से समझो। तो रूल्स किस चीज़ में हेल्प करेंगे, रूल्स हेल्प करेंगे जो एक्ट में लिखे हुए जितने प्रोविजन है उसको हम कंप्लाई किस तरीके से करें। समझ में आ रहा है। इनकम टैक्स के जो रूल्स है 1962 के जो रूल्स हैं क्या हेल्प करने वाले हैं, ये हेल्प करेंगे जो एक्ट में लिखी हुई जो बातें हैं उसको हम कंप्लाई किस तरीके से करवाएं। समझ में आ गया। एक्ट में क्या थे भैया, प्रोविजन थे। एक्ट में क्या थे भैया, प्रोविजन थे। तो रूल्स किस लिए बन रहे हैं कि जो एक्ट में लिखे हुए प्रोविजन है हम उनको किस तरीके से कंप्लाई करवाएं। समझ में आया। जैसे कि ध्यान से एग्जांपल समझो कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देगा भैया, रेंट फ्री अकोमोडेशन देने वाला है। एक तरीके की फैसिलिटी है ये। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देगा भैया, रेंट फ्री अकोमोडेशन, एक तरीके की फैसिलिटी है जिसको हम पर्क्विजिट्स के नाम से जानते हैं, पर्क्स के नाम से हम जानते हैं। इनकम टैक्स में हम इसको जो फैसिलिटी जो मिल रही है इसको हम किस नाम से जानते हैं, पर्क्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या बात बोली हुई कि जो भी इस पर्क्स की जो वैल्यू होगी ना भैया उसको हम ऐड करेंगे। वो किसका पार्ट होगा, सैलरी का पार्ट होगा और उसमें टैक्स लगेगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही, मैं फिर से बताऊं। इनकम टैक्स एक्ट में ये वाली बात बोली गई कि भैया जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब रहने के लिए दे रहा है भैया। सपोज करते हैं घर, और वो इसके बदले पे कोई पैसा उससे नहीं लेगा। ये एक तरीके की फैसिलिटी मिल रही है किसको, एम्प्लॉय को। हम इसको टैक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, परक्यूजिस्ट बोलते हैं, परक्यूजिस्ट। आप सो पर्क्स के नाम से आप इसको जानोगे। तो आईटी एक्ट क्या बोल रहा है कि भैया इसको क्या कर दो, इसकी जो भी वैल्यू है इसको भैया इस एम्प्लॉय का वो सैलरी का पार्ट होगा, और अगर वो सैलरी का पार्ट होगा तो उसमें क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। लेकिन इस टैक्स को कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू, ध्यान से समझो। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है ये इनकम टैक्स के रूल्स में लिखा हुआ। आप समझ में आ रही बात या नहीं आ रही कि क्या चीज़ तुम्हारे यहाँ पर एक्ट में लिखी हुई और क्या चीज़ तुम्हारे यहाँ पर रूल्स में लिखी हुई, दिमाग में समझ में आ रहा है कि इन पर्क्स की वैल्यू को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे इस वैल्यू को। ये बात कहाँ लिखी हुई, इनकम टैक्स रूल 1962 पर। अब क्लियर हो रही है बात थोड़ी थोड़ी, ठीक है। एक और देखो, जैसे लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ कि भैया मशीनरी पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा प्रिस्क्राइब्ड रेट के हिसाब से। क्या लिखा हुआ कि जो मशीनरी है, असेट है, उसमें क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड रेट के हिसाब से। हम बाद में हम इसको सेक्शन 32 में आराम से डिटेल में हम देखेंगे। सेक्शन 32 में हम इसको डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन ये रेट होगा कितना, ये रेट होगा कितना, तो ये बात कहाँ लिखी हुई, इनकम टैक्स रूल्स में लिखी हुई 1962 में। समझ में आया। एक्ट में क्या लिखा हुआ कि भैया मशीनरी एक टेंजेबल असेट है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन मिलने वाला है प्रिस्क्राइब्ड रेट से। लेकिन ये रेट कितने होंगे, ये इनकम टैक्स रूल 1962 पर लिखा हुआ है। अब समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एक्ट में क्या चीज़ है कि क्या होना चाहिए, एक्ट में क्या चीज़ है कि भैया क्या होना चाहिए। लेकिन रूल्स में हम बात करेंगे कि भैया कैसे होगा, कैसे होना चाहिए। ये सारी बातें किस में है, रूल्स में। एक्ट समझ में आ गया क्या होना चाहिए, रूल्स में क्या बातें हैं कैसे होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एज पर सेक्शन 295, एज पर सेक्शन 295। अच्छा, एक वर्ड आएगा देखो, बोर्ड। तो बोर्ड का मतलब याद रखना, मैं सीबीडीटी के बारे में हम बात करें। बोर्ड का मतलब क्या है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये आया था ना, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्स पर पढ़ रहे हैं अभी। तो डायरेक्ट टैक्स में बोर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बोर्ड्स थे ना मेरे पास दो, एक सीबीडीटी एक सीबीआईसी, ये डायरेक्ट टैक्सेस के लिए थे। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर बोर्ड वर्ड आए तो बोर्ड का मतलब है सीबीडीटी, ठीक है। बोर्ड का मतलब क्या आ जाएगा, सीबीडीटी आ जाएगा, बोर्ड का मतलब सीबीडीटी। अब यहाँ देखो, इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं इनको फ्रेम्ड कौन करता है, सीबीडीटी, एज पर सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के ही सेक्शन 295 में बोला गया है, एज पर सेक्शन 295 में ही, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 295 में ये वाली बात बोली गई कि मतलब बोर्ड का मतलब तो सीबीडीटी समझ लो। कहा कि जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं इनको फ्रेम्ड किसके द्वारा करा जाएगा, सीबीडीटी के द्वारा फ्रेम किया जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा फ्रेम्ड किया जाएगा। समझ में आ गया। जो पावर है सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, सीबीडीटी को पावर कहाँ से मिल रही, क्योंकि इनकम टैक्स के लिए रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, सीबीडीटी के पास है। इसको पावर कहाँ से मिल रही, तो हमने कहा इसको सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 से इसको पावर मिल रही है। समझ में आ गया, सेक्शन 295 समझ में आया।
बोर्ड का मतलब यहाँ पर सीबीडीटी से है, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा जो इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं, इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं, इनको फ्रेम्ड किसके द्वारा किया जाता है, सीबीडीटी के द्वारा फ्रेम्ड किया जाएगा। इनको पावर कहाँ से मिली, सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 से इनको पावर मिली, ठीक है, ठीक है। आगे जो हम बात करने वाले वो है हमारे पास फाइनेंस एक्ट। कौन सा एक्ट है भैया, फाइनेंस एक्ट है, और ये अमेंडमेंट के लिए लाया जाता है हर एक साल। ध्यान से समझना, जो फाइनेंस एक्ट है वो हर एक साल आता है, एवरी ईयर अमेंडमेंट के लिए लाया जाता है। किसको अमेंड करना चाह रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करना चाह रहे हैं। फाइनेंस एक्ट भैया हर एक साल आएगा, एवरी ईयर हर एक साल आने वाला है। क्यों आता है, अमेंडमेंट के लिए आता है भैया। किसको अमेंड करना चाह रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से जो आपके पास है भैया फाइनेंस मिनिस्टर, वो हर एक साल लेकर आएंगे, एवरी ईयर, कब, 1 फरवरी को लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, फाइनेंस बिल लेकर आएंगे। कहाँ पर भैया, पार्लियामेंट में। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। फाइनेंस एक्ट क्यों लाया जाता है भैया, अमेंडमेंट के लिए लाया जाता है। क्या अमेंड करना चाहते हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंड करना चाहते हैं, ठीक है। कौन लेकर आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आएगा। कब, हर एक साल लेकर आएगा। कितनी तारीख को, 1 फरवरी को। और बोला जो फाइनेंस बिल कहाँ पर लाएंगे भैया, पार्लियामेंट में लाएंगे। समझ में आ गया। अब तो जो फाइनेंस बिल का जो पर्पस है, ध्यान से समझो, जो फाइनेंस बिल का जो पर्पस है कि फाइनेंस बिल हम क्यों लाए जा रहे हैं, तो भैया पर्पस है अमेंडमेंट का, कि हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। ध्यान से समझना भैया, फाइनेंस बिल का पर्पस क्या है, अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, किसमें, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो कहाँ पे लाया जाएगा, सबसे पहले भैया लोकसभा में लाया जाएगा, बजट सेशन में। और लोकसभा में मेजोरिटी पे पास हो जाएगा, उसके बाद इसको भेजेंगे भैया राज्यसभा में। जब वहाँ पर भी पास हो जाएगा, उसके बाद उसमें प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देंगे। तो जो अभी तक बिल था वो बिल क्या बन जाएगा, अब एक्ट बन जाएगा। समझ में आ गया। जो बिल 2023 था, सपोज करते हैं, वो क्या बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट 2023 बन जाएगा। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2023-24 के लिए। समझ में आ गया। और 2023-24 में जो भी आप इनकम कमाओगे उसका असेसमेंट कब होने वाला है, उसका असेसमेंट होगा फाइनेंस एक्ट 2023 के बेसिस पर। फिर से समझ लो, इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा कि जो फाइनेंस बिल है वो क्यों ला रहे हैं भैया, अमेंडमेंट के लिए, पर्पस के लिए ला रहे हैं, कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। कहाँ पर भैया, सबसे पहले पास होगा कहाँ से, लोकसभा से मेजोरिटी से, फिर भैया राज्यसभा से मेजोरिटी से। उसमें प्रेसिडेंट का क्या मिल जाएगा, असेंट मिल जाएगा। फिर वो बन जाएगा भैया फाइनेंस एक्ट। जैसे कि हमने कहा कि भाई फाइनेंस बिल 2023 पास होने के बाद क्या बना, फाइनेंस एक्ट 2023 काई के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। इसमें हम जो भी इनकम कमाएंगे, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हम जो भी इनकम कमाएंगे उसका असेसमेंट ईयर क्या होने वाला है, मतलब उसको हम असेसमेंट किस तरीके से करेंगे, फाइनेंस एक्ट 2023 के ही बेसिस से करेंगे, फाइनेंस एक्ट 2023 के बेसिस से करेंगे। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस एक्ट 2023 आपके लिए मई 24 और नवंबर 24 के लिए एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस एक्ट 2023 किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप मई 2024 में पेपर दे रहे हो या नवंबर 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2023, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें असेसमेंट में, काय पर हम बात करें, असेसमेंट किस चीज़ का, इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन और टैक्स का कंप्यूटेशन, ठीक है। इनकम किस तरीके से निकाली जाएगी और टैक्स किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो फाइनेंस एक्ट 2023 है ना भैया, ये पास कब हुआ था, ये पास हुआ था 31 मार्च 2023 को। फाइनेंस एक्ट 2023 पास कब हुआ, 31 मार्च 2023 को। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए पूरा एप्लीकेबल है ये, अप्रैल टू मार्च, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है भैया नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। अब नोटिफिकेशंस क्या है और सर्कुलर्स क्या है, तो नोटिफिकेशन इशू किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखना। नोटिफिकेशन इशू कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू होते हैं, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और भैया ये बाइंडिंग है, जो नोटिफिकेशन होगी ना, याद रखना, ये बाइंडिंग है, मतलब कंपलसरी इसको फॉलो करना पड़ेगा, किसको, एसएससी को भी फॉलो करना पड़ेगा और सीबीडीटी को भी फॉलो करना पड़ेगा, याद रखना। मैंने कहा कि नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के बारे में मैं बात करूँ, मैंने कहा जो नोटिफिकेशन है पूछ लिया जाए इशू कौन करता है, हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। और ये बाइंडिंग है, किसके ऊपर बाइंडिंग है, ऑल एसएससीज के ऊपर बाइंडिंग है और सीबीडीटी के ऊपर बाइंडिंग है, मतलब बोर्ड के ऊपर भी बाइंडिंग है और एसएससी के ऊपर भी बाइंडिंग है।
बाइंडिंग का मतलब भैया कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा किसको, जो भी इस नोटिफिकेशन में लिखे जितने भी प्रोविज़न होंगे वो भैया इफेक्टिव है। बिल्कुल समझ में आ रहा। न्यू अमेंडमेंट भी रहेंगे और इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह भी हो सकता है प्रोविजंस को। अच्छा मतलब इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन क्यों लाया जा रहा है कि एक्ट में लिखे हुए जो भी प्रोविजन है उनको इफेक्टिव तरीके से, किस तरीके से मतलब लागू किया जाए, ऐसा आप बोल सकते हो। और इसमें नए अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी इसमें हो सकते हैं नोटिफिकेशन में। समझ में आया। ऐसे कि सपोज करते हैं हमने कहा कि भैया जो फाइनेंस एक्ट है 2023 का, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, रियल नहीं है भाई, रियल एग्जाम्पल नहीं है ये। कैसा है ये, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। फाइनेंस एक्ट 2000, देखो किस तरीके से हमने यहाँ पर एक माना कि मान लो सपोज करते हैं हमने कहा कि फाइनेंस एक्ट 2023 में ये बात करी गई कि अगर आप बैंक से विड्रॉ करते हो एक्सेस ऑफ 2 करोड़ तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा कितना लगेगा, 5% लगेगा फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड। समझ में आई बात। सपोज करते हैं हमने एग्जाम्पल, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, रियल नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2023 में ये वाली बात लिख दी गई कि अगर आप बैंक से विड्रॉ करते हो 2 करोड़ से ज़्यादा तो आप पे 5% का टैक्स लेवी होगा और फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड। लेकिन वो कौन सी डेट है, ये नोटिफाइड करने वाली डेट है, वो उसमें मेंशन नहीं है। समझ में आया या नहीं आ रहा। अब हमने कहा कि 1 सितंबर 2023 को, कब, 1 सितंबर 2023 को भैया एक नोटिफिकेशन इशूड करी गई, ध्यान से समझना, कहाँ पर, ऑफिशियल गैजेट में। 1 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन इशूड करी गई, कहाँ पर, ऑफिशियल गैजेट में। और वहाँ पे ये बात लिख दी गई कि भैया हम टैक्स चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 5% ऑन विड्रॉल एक्सीडिंग 2 करोड़ शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/10/2023। अब समझ में आ रही है बात कि देखो फाइनेंस एक्ट में क्या बात कही गई थी कि फाइनेंस एक्ट में कहा कि सपोज करते हैं कि बैंक क्या करेगा, विड्रॉ करेगा नहीं, अगर आपने बैंक से 2 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ करे तो आप पे 5% का टैक्स लेवी होएगा, डेट टू बी नोटिफाइड आपको बता दी जाएगी। और फिर एक नोटिफिकेशन इशू करा 1 सितंबर 2023 को, नोटिफिकेशन करा इशू। और उसमें, और ये जो नोटिफिकेशन इशू होता है याद रखना ऑफिशियल गैजेट पर इशू होता है भाई। तो यहाँ पे वो बोल दिया गया कि जो टैक्स था ना 5% का विड्रॉल में, अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा निकालते हो तो वो इफेक्टिव रहेगा कहाँ से, 1/10/2023 से। तो ये डेट नोटिफाइड कर दी गई। अब समझ में आ गया नोटिफिकेशन। अब एक चीज़ याद रखना, तो जो नोटिफिकेशन है भैया वो ऑफिशियल गैजेट में दिखता है, और अगर आपको उसको दिखना है तो आप इसको इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाके देख सकते हो। सेम वैसी ही है भैया ये, बिल्कुल बाइंडिंग कंपलसरी फॉलो, जैसे कि लॉ फॉलो होता है ना, इनकम टैक्स एक्ट जैसे फॉलो होगा वैसे ही भैया नोटिफिकेशन भी फॉलो करना पड़ता है। एसएससी को भी और बोर्ड को भी कंपलसरी फॉलो है ये। समझ में आ गया। इसको आप इस तरीके से समझो जैसे भैया बजट है, बजट में ही तो फाइनेंस बिल आता है और वो फिर बाद में फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो साल भर में कितनी बार हो रहा है, एक ही बार तो हो रहा है, ओनली वन टाइम इन अ ईयर। समझ में आ गया। और इसी में ही अमेंडमेंट होती है भैया, फाइनेंस एक्ट क्यों लेकर आ रहे, अमेंडमेंट के लिए लेकर आ रहे, लेकिन साल भर में एक ही बार आता है। बजट बार बार थोड़ी ना आ रहा, एक ही बार आ रहा है ना। और ये फाइनेंस बिल उसमें क्या बन जाते हैं, फाइनेंस एक्ट मेजरली इसमें क्या होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं। अब लेकिन सपोज करते हैं, मान लो कि कोई बीच का टाइम है, मैंने कहा मान लो 17 अगस्त के टाइम में कुछ अमेंडमेंट लाना पड़ गया, एमरजेंसी थी, कुछ अर्जेंसी थी, ठीक है, अर्जेंसी थी, कोई अमेंडमेंट लाना पड़ गया साल के बीच में, तो भैया हम इस तरीके से तो इस वाले प्रोसेस से तो हम जाएंगे नहीं ना। समझ में आ गया, इस वाले प्रोसेस से तो नहीं जाएंगे हम। तो हम लोग क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, मतलब उस टाइम अमेंडमेंट लाएगी, अगर वो साल भर के बीच में, अगर साल भर के बीच में कोई लाना पड़ गया तो नोटिफिकेशन इशू कर देगी। समझ में आ गया, नोटिफिकेशन इशू कर देगी। सपोज करते हैं, आया समझ में, कि अगर साल भर के बीच में कोई अगर इम्पॉर्टेंट कोई बात करनी हो तो नोटिफिकेशन के थ्रू की जा सकती है, सरकार वैसे भी कर सकती है, जरूरी नहीं हो इस वाले प्रोसेस को फॉलो करें। ऐसा सपोज करते हैं कि मान लो किसी बजट में वर्ड आए वर्चुअल डिजिटल असेट्स या ऑनलाइन गेमिंग, तो इनको भी भैया नोटिफिकेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो एक्सप्लेनेशन भी निकलता है ना। तो नोटिफिकेशन में एक्सप्लेनेशन भी होते हैं, वो समझाएंगे कि भैया वर्चुअल डिजिटल असेट्स का मतलब क्या है, ऑनलाइन गेमिंग का मतलब क्या है। तो एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया सर्कुलर में। तो सर्कुलर कौन इशूड करता है, तो सीबीडीटी इशू करती है। सर्कुलर किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इशू किए जाते हैं। समझ में आ रहा, सर्कुलर कौन इशू करेगा, सर्कुलर इशू करेगा सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें क्या है, गाइडलाइंस फॉर द डिपार्टमेंट। सर्कुलर्स क्या है भैया, गाइडलाइंस फॉर द डिपार्टमेंट।
समझ में आया? यहाँ पे देखो एसएससी की कोई बात नहीं करी गई, सर्कुलर सीधा डिपार्टमेंट से याद होगा, मतलब बोर्ड से याद होगा, सीबीडीटी से। लेकिन जब आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख रहे थे ना, तो नोटिफिकेशन ध्यान में रखना, दोनों के लिए बाइंडिंग थी। ऑल एसएससी के लिए भी थी और बोर्ड के लिए भी थी, कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है नोटिफिकेशन को, तो ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे सर्कुलर कौन इशू करेगा? सर्कुलर भी इशू कौन कर रहा है भैया? सीबीडीटी कर रहा है। गाइडलाइंस फॉर द डिपार्टमेंट है। इनकम का असेसमेंट, टैक्स लॉ का एक्सप्लेनेशन इसमें रह सकता है सर्कुलर में, कि आप मतलब ये रह सकता है कि इनकम का असेसमेंट किस तरीके से करना है डिपार्टमेंट को बताया जा सकता है, गाइडलाइन दी जा सकती है। टैक्स लॉ का एक्सप्लेनेशन इसमें हो सकता है, टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है इसमें हो सकता है। और ये बाइंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बाइंडिंग है। और असेसी ना इसका एडवांटेज ले सकता है ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर में। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर है भैया वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन एसएससी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई बात एसएससी को लगी कि इस सर्कुलर के वजह से उसकी इनकम बढ़ रही है, इनकम टैक्स बढ़ रहा है, तो वो उसका बेनिफिट ले सकता है, उसको इग्नोर भी कर सकता है वो, ठीक है। तो सर्कुलर कौन इशू करेगा भैया? सीबीडीटी। उसमें गाइडलाइंस है किसके लिए भैया? डिपार्टमेंट के लिए। इनकम किस तरीके से असेसमेंट होगी, टैक्स का लॉ उसमें एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, टैक्स कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें। बाइंडिंग किस में? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर है। जैसे कि एक मान लो एक सर्कुलर आ गया कि भैया टीडीएस डिडक्टेड ऑन फीस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब एक सर्कुलर डिपार्टमेंट के लिए आ गया कि भैया टीडीएस को डिडक्ट करना किस में भैया? फीस में, और एक्सक्लूड कर देना किसको? जीएसटी को। तो एक तरफ कौन हो गया? पेयर हो गया, दूसरी तरफ पेई हो गया। इन्होंने उनको पेमेंट करी और पेमेंट में से इनकम टैक्स को माइनस कर दिया। इनकम टैक्स मतलब यहाँ इस केस में क्या आ जाएगा? टीडीएस आ जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो फीस चार्ज मतलब मान लो हमने कहा कि कितनी हो गई? 1 लाख थी, 18,000 उसमें जीएसटी हो गया, टोटल पेमेंट कितनी करी गई होगी? 1,18,000। लेकिन टीडीएस सिर्फ किस में कटेगा? 1 लाख में, क्योंकि एक सर्कुलर में ऐसा बोला गया है कि टीडीएस को डिडक्ट करना है और फीस एक्सक्लूड करना है किसको? जीएसटी को, ठीक है जी। अच्छा, सीबीडीटी भैया, सीबीडीटी भी नोटिफिकेशंस निकालता है, याद रखना। सीबीडीटी के द्वारा भी नोटिफिकेशन निकाली जाती है अगर किसी रूल्स को अमेंडमेंट करना होता है ना, अगर किसी रूल्स में अमेंडमेंट लाने हो तो नोटिफिकेशन कौन निकालेगा भैया? सीबीडीटी निकालेगी, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ही तो निकालेगी भैया। रूल बनाए किसने? सीबीडीटी नहीं तो बनाए। अगर इस रूल्स में कोई अमेंडमेंट करना हो तो उसके लिए नोटिफिकेशन कौन लाएगा? सीबीडीटी लाएगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद जुडिशियल डिसीजन से ये मेजर लेना आपके पास ना फाइनल में है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। देखो लॉ में ना कई के बार एम्बिग्यूटी हो सकती है, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है और दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, है ना। लॉ में एम्बिग्यूटी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है और दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। एक भैया डिपार्टमेंट को बेनिफिट दे सकता है, दूसरा भैया टैक्स पेयर को बेनिफिट दे सकता है। तो अपील की जा सकती है भैया सबसे। और अपील करने का ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए, नहीं। अपील करने का एक तरीका है, पहले हम कमिश्नर अपील्स के पास जाएंगे, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट के पास, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस तरीके से अपील्स की जा सकती है, समझ में आ गया? कमिश्नर, अपील्स, फिर इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से, ठीक है। जुडिशियल डिसीजन समझ में आ गए कि लॉ में एम्बिग्यूटी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमारे पास टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकल कर आएगी। एक तरफ क्या है भैया? डिपार्टमेंट का बेनिफिट भी हो सकता है, दूसरी तरफ टैक्स पेयर का बेनिफिट भी हो सकता है। हम अपील्स कर सकते हैं, अपील बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम कमिश्नर अपील्स के पास जा सकते हैं, पहले जा सकते नहीं, ऐसे ही जाना पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास हम जाएंगे, फिर उसके बाद अगर वहाँ भी नहीं हुआ कुछ तो हाई कोर्ट के पास, अगर उसके बाद भी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। हाई कोर्ट को अब स्टेट वाइज ध्यान में रखना, या जो भी जहाँ तक भी हाई कोर्ट की वो होता होगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट की जो भी रूलिंग रहेगी, डिसीजन रहेगी, वो उस पर्टिकुलर स्टेट पर ही बाइंडिंग होगी। जो भी डिसीजन रहेगा, जो भी लॉ चलेगा, वो पर्टिकुलर उसी स्टेट तक चलेगा, समझ में आ गया? ऐसे मैंने कहा मान लो एक्स मैटर है, अगर वो यूपी हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, ध्यान समझो, जो एक्स मैटर है, अगर वो यूपी हाई कोर्ट का डिसीजन ने किसी एक्स मैटर पे अगर किसी यूपी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया किसी टैक्स पेयर के फेवर में, ठीक है। एक्स मैटर था, उसमें जो डिसीजन दिया यूपी के हाई कोर्ट ने, किसके? उसमें किसी टैक्स पेयर के फेवर में। अब राजू है मान लो मध्य प्रदेश का, तो क्या वो यूपी के हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो कर सकता है? आंसर है नहीं भैया, एमपी वाला उसको फॉलो नहीं कर सकता। एक्स मैटर है,
एक्स मैटर में ध्यान से इस चीज़ को समझना, एक्स कोई मैटर था, तो यूपी के हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया, वो डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर पर आ गया। और राजू भी एक टैक्स पेयर है मान लो मध्य प्रदेश का, तो वो बोल रहे हैं कि जो यूपी के हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो कर सकता है। आंसर है नहीं भैया, नहीं 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 नहीं। ठीक है, आगे। अब मैं बात करूँ भैया सुप्रीम कोर्ट की, तो कोई आपसे बोले भैया कितने सुप्रीम कोर्ट है, तो आप बोलोगे भैया एक ही तो है। कहाँ पर है भैया? दिल्ली में। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो बन जाएगा लॉ फॉर ऑल इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो क्या बन जाएगा? लॉ फॉर ऑल इंडिया। ठीक है, अगर लॉ कोई एम्बिग्यूटी या क्लियर नहीं है तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो स्टेट पर ध्यान में रखना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंडिया के लिए कानून बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं बात करूँ इनकम टैक्स लॉ में भैया क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या एक्ट आएगा? बिल्कुल। रूल्स आएंगे? बिल्कुल। फाइनेंस एक्ट? बिल्कुल। नोटिफिकेशन? बिल्कुल। सर्कुलर्स? बिल्कुल। जुडिशियल डिसीजन? बिल्कुल। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा भैया वो क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। क्या हम उसको चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में चैलेंज हो तो उस लॉ को भी अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।